हेलो हेलो। हेलो। तो शुरू किया जाए रीजनिंग टेस्ट 132। चलिए देखते हैं। कुछ लोग जो बिहार एसएससी वाले हैं उन लोगों को बाबू बता दें कि जो रीजनिंग टेस्ट में आप लोगों का क्वेश्चन दे रहे हैं वो आपको बिहार एसएससी को भी फुलफिल करता है। ठीक है, बात समझ में आया? अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको फिलहाल तत्काल लगेगा कि शायद यह बिहार एसएससी में नहीं पूछता हो, कुछ क्वेश्चन, और वो सही लगता है। जैसे कि आज के क्वेश्चन में पैसेज का क्वेश्चन दिया हुआ है, वो अब बिहार एसएससी के एग्जाम में नहीं पूछता है। तो चूंकि आपको बता दें हम रीजनिंग टेस्ट चला रहे हैं जो कि बिहार एसएससी के सिलेबस को भी कवर करता है। हम कंप्लीटली सिर्फ बिहार एसएससी का टेस्ट नहीं चला रहे हैं, लेकिन हाँ जब आप ये टेस्ट देते हैं तो बिहार एसएससी के एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। या नहीं छूटेगा कहने का सेंस यह है कि आपको ये नहीं लगेगा कि हमने इस टाइप का क्वेश्चन बनाया नहीं था। अब मान लीजिए कि आप जो हैं वही एक विद्यार्थी है जो कि सारा रीजनिंग बनाने के चक्कर में मैथ बनाया 14 ठो। अगर वैसा काउंट कर दीजिएगा तब तो बाबू दिक्कत है। ठीक है, मतलब सब जीके जीएस बना लिए, मैथ भी सब बना लिए, साइंस भी सब बना लिए, तब आए 50 रीजनिंग के तरफ, और उसके बाद कहिएगा कि जा हमरा से 30 गो बना, 20 गो बना ही नहीं, वो फिर दिक्कत है। इसीलिए किसी भी एग्जाम में सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? रीजनिंग बनाना चाहिए। कारण है उसका, नहीं जिसमें सेक्शन वाइज देता है उसका बात कर रहे हैं। जैसे एसएससी सेक्शन वाइज देता है, रेलवे सेक्शन वाइज देता है, सॉरी रेलवे मिक्स क्वेश्चन देता है। बिहार एसएससी के बारे में, हाँ वो लड़का सब वो पहले सिटिंग अरेंजमेंट बैठ के बनाया आराम से, तो टाइम ज्यादा लग गया ना उसको, वही तो कह रहे हैं। मैथ बनाया टोटल 14 को, वो गड़बड़ किया, टाइम मैनेज नहीं किया। चलिए फिलहाल आइए क्वेश्चन में और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। तो बाबू पहला क्वेश्चन हमारे पास लिख रहा है, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाईं ओर से 16वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर होगा। तो सबसे पहला सिचुएशन है, पहला बात आप ये जानिए, ए से लेकर के एम तक और एन से लेकर के बाबू जेड तक, ये होता हमारा अंग्रेजी वर्णमाला। और इसमें इसको कहते हैं बाबू फर्स्ट स्टेप, इसको कहते हैं बाबू सेकेंड स्टेप, इसको कहते हैं प्रथम अर्धांश, जिनको जिनको लिखना है लिख लीजिए अब ये, इसको कहते हैं द्वितीय अर्धांश, इसको कहते हैं फर्स्ट हाफ, इसको कहते हैं सेकेंड हाफ, इसको कहते हैं प्रथम पक्ष, इसको कहते हैं द्वितीय पक्ष, इसको कहते हैं बाबू पूर्वार्ध, और इसको कहते हैं उत्तरार्ध। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है सबका? लिख लिए, मिटा दें। तो क्वेश्चन में लिख रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि ये वाला पार्ट को क्या कर देना, उल्टे लिख देना है। इसका मतलब हुआ
इधर हो गया जेड, इधर हो गया क्या चीज, एन। ठीक है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यही बात हमारे क्वेश्चन में कहा है। तो चलिए हम उसको लिख रहे हैं। अब देखते हैं क्या है। तो कौन सा अक्षर बाईं ओर से 16वें अक्षर के दाहिनी ओर छठा होगा? बाईं ओर से 16वें अक्षर के दाहिने ओर छठा, यानी कि बाएं से 22वां अक्षर। अब बाईं से 22वां अक्षर आप ऐसे करके जाएंगे। सबसे पहला सिचुएशन, यहां से यहां तक बाबू 13 है और यहां से यहां तक 13 है, ये बात सबको पता है। हम जब हमको 22 नंबर लेटर तक जाना है तो क्या हम इस 13 को गिनती करें, क्या ये जरूरी है? नहीं ना, हम डायरेक्ट भी तो कह सकते हैं कि 13, उसके बाद यहां कहेंगे 14। ठीक है, तो इसीलिए 22 में से सबसे पहले बाबू 13 को घटा दिए 9, और जब आप जेड के साइड से गिनती करते हैं तो क्या करते हैं, 27 माइनस 9 बराबर 18 नंबर पर लेटर कौन सा, आर। क्लियर? आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट 40 में से घटा दीजिए 22 को, हो जाएगा बाबू 18 नंबर पर लेटर क्या, तो आर। अब बात आ जाता कि सर ये 40 कहां से आ गया? तो टोटल का टोटल यहां से यहां 26 लेटर, लेकिन पलटने के बाद कितना, 27, मतलब जो सिचुएशन पलटते हम लोग 27, और ये वाला कितना, तो 13। तो 27 और 13 कितना होता है, 40। ठीक है, या आप यह कह लीजिए कि 26 प्लस 13 39, और 39 में एक जोड़ दिए 40। सर एक क्यों जोड़े 40? क्योंकि बाबू जब हम जेड के साइड से गिनती करते हैं तो कितना में से घटाते हैं, 27 में से घटाते हैं, यानी कि एक बढ़ा करके ना घटाते हैं। तो एक तो यहां ऐसे बढ़ाइए चाहे ऐसे बढ़ाइए, किसी ना किसी तरह से बढ़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको दोनों में, इधर वाले में जो तरीका पसंद आए उसी से बनाइए। ठीक है, फिलहाल मिटाते हैं, खत्म। अगला सवाल, एक स्त्री का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, एक स्त्री है उसका परिचय दे रहा है और पुरुष कह रहा है उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं। स्त्री के पिता, एक स्त्री का परिचय देते पुरुष ने कहा कि उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। उस पुरुष का कौन है, पिता है। वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है, भाई का बेटा, पुरुष हो गया भतीजा, और स्त्री हो गई कौन, पिता की बहन यानी कि फुआ। तो प्रश्न में है वह पुरुष उस स्त्री से, अब यहां पर दिक्कत इसी बात का हो जाता है, मान लीजिए भतीजा दिया हुआ है, यहां फुआ दिया हुआ है, सर ऑप्शन कौन सा टिक करे पते नहीं चल रहा, फुआ की भतीजा दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जिस नाम के बाद से शब्द का प्रयोग वो नाम आंसर नहीं। मुझसे कोई पूछता है कि वह तुम्हारा कौन है, वह मेरा मामा है, चाचा है, नाना है, दादा, मेरा कौन है, मेरा नाना है। एक मतलब, तो मुझसे न पूछे, तो उसी प्रकार से बाबू स्त्री से न पूछे कि वह तुम्हारा कौन है, तो वह मेरा भतीजवा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर। क्लियर? किसी को डाउट? खत्म, आगे बढ़िए। गोलू पुत्र है शेखर का, गोलू पुत्र है किसका, शेखर का। सुरमा पुत्री है गोलू की, सुरमा नाम बड़ा बढ़िया है, सुरमा पुत्री है गोलू की। चुन्नी पुत्री है दाबू की, चुन्नी दाबू की पुत्री, और दाबू भाई है शेखर का।
चुन्नी पुत्री है दाबू की, दाबू भाई है शेखर का, भाई शेखर का। चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है? चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है, ये बात आप बताइए। तो चलिए, दाबू इसका भाई, भाई का बेटी, इसके लिए तो भतीजी हुआ, लेकिन इसके लिए कौन हुआ? इसके लिए ये पिता, अब पिता की बहन तो बुआ, तो यानी कि चुन्नी हुई फुआ, और सुरमा हो गई कौन? तो भतीजी। प्रश्न में पूछा गया क्या? चुन्नी का सुरमा से, किससे पूछा जा रहा है? सुरमा से, सुरमा से ना, सुरमा से ना पूछे तो जिस नाम के बाद से वो नाम आंसर होगा। क्या सुरमा आंसर होगी? क्या भतीजी आंसर होगी? तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन 2 नंबर। क्लियर है? मिटा दें? अगला सवाल, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जो कि अपने तत्काल पूर्व और तत्काल बाद वाले अंकों से पूर्णतः विभाजित हो? पहले वाले से भी विभाजित हो, बाद वाले से भी विभाजित हो। 8 जो इससे भी विभाजित हो, इससे भी। अपने तत्काल पूर्व और तत्काल बाद वाले अंकों से पूर्णतः भी विभाजित हो। अच्छा सर, मान लीजिए एक तरफ वाला से विभाजित होगा, एक तरफ से विभाजित नहीं होगा, तब गिनती नहीं होगा, दोनों से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, गिनती नहीं हुआ, गिनती नहीं हुआ, इसका गिनती हो गया। एक से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, इसका गिनती नहीं हुआ, गिनती हो गया, इसका गिनती नहीं होगा। कैसे? हाँ, इसका होगा, इसका नहीं होगा, इसका भी हो गया, इसका नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। कितना है जी? 1 2 3 4 गो। ऑप्शन 1 नंबर। किसी को डाउट? क्लियर है सबका? 8 8 से तो विभाजित तो नहीं ना होता है जी, होता है? रुकिए ना, कुछ नहीं होता। 8 का 8, हाँ जी, 8 दूनी 16, ठीक है, हो जाता है जी। बिठा आगे बढ़े। तू लोग यो सब बात पूछ लेता है नहीं? हाँ, एन ओ बी एल और ई, एन और क्यू +3, ओ और आर +3, बी और ई +3, एल और ओ +3, ई और एच +3। ठीक है, तो उसी प्रकार से बाबू पी एल ए टी, तो पी में +3 करिए, क्या हो जाएगा? एस, खत्म। एल में +3 करिए तो ओ, ए में +3 करिए तो डी। ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, क्लियर? एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमको आप लोगों को इस मामले में डाउट रहता है ना, हम कहां कहते हैं कि आप करते हैं, हम सब के बारे में कह रहे हैं। कितने लोग ऑप्शन में 1 2 लेटर मिल जाने के बाद और सब जब कट जाता है तो उसको सही कर देते हैं। चेहरा घुमा के देखिए तो इकोनॉमी एक बार, पूरा सुनसान चल रहा है, आखिर क्यों? सोच के देखिएगा। अगर आपका समय बच जाए, मान लीजिए एस, ठीक है, वो तक ठीक था, यहां तक गड़बड़, खत्म। ई भी आर से गड़बड़ है, ई भी एम के कारण गड़बड़ है। अगर आपका समय बच गया तो इसको कंफर्म करने का क्या जरूरत है? जब 4 में से 3 को गलत हो ही रहा है तो सही है ना होगा। बात समझ में आया? अब रहा बात की आदत डालिए, यहां पर, यहां डालिएगा तभी तो वहां भी रहेगा, नहीं तो जानते हैं क्या होगा? एक बार बना लीजिएगा और उसके बाद फिर कंफर्म करिएगा, और वही चक्कर में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अगर शनिवार से शुरू होने वाला 30 दिनों के महीने में प्रत्येक दूसरा शनिवार और प्रत्येक रविवार छुट्टी का दिन है, महीने में कितने कार्य दिवस होंगे? सबसे पहला सिचुएशन कि 7 चौका 28, ठीक है, इतना बात तो जान लीजिए कि 4 गो शनिवार 4 गो रविवार तो हो गया, ऐसे ही
ऐसे ही हो गया। ये तो ऐसे ही हो गया। अब जिसमें बोला अगर शनिवार से शुरू होने वाला 30 दिनों के महीने में 28 ना 1 तारीख को जब है ना, क्या लिखा, अगर शनिवार से शुरू होने वाले, शनिवार से शुरू होने वाले मतलब 1 तारीख को शनिवार है, 1 तारीख के बाद उसमें आप 1 तारीख में जाकर के डायरेक्ट 28 दिन जोड़ दीजिए तो 29वां तारीख को भी बाबू और 30 तारीख को भी रविवार, यानी कि शनिवार 5 गो, रविवार के गो। क्लियर हुआ ये चीज। अब हमको बोला है प्रत्येक दूसरा शनिवार और प्रत्येक रविवार छुट्टी का दिन, तो प्रत्येक दूसरा शनिवार छुट्टी का दिन, तो इसका मतलब 3 गो कार्य दिवस इसमें है, 3 गो कार्य दिवस इसमें है। आई तो कंप्लीट छुट्टी का दिन हो गया, यानी कि 2 गो शनिवार 5 गो रविवार छुट्टी का दिन, 30 दिन में 7 गो दिन छुट्टी का, तो बाबू कार्य दिवस कितना, 30 दिन में 7 गो दिन छुट्टी का, तो कार्य दिवस कितना, 23। समझ में आया कि डाउट है? पांच गो, शनिवार रविवार दोनों 5। 1 तारीख को शनिवार तो 2 तारीख को रविवार, 2 में 7 जोड़ दिए 9 तारीख को रविवार, 9 में 7 जोड़ दिए 16 तारीख को रविवार, 16 में 7 जोड़ दिए 23 तारीख को रविवार, 23 में 7 जोड़ दिए 30 तारीख को रविवार। ठीक है, मिटा दें अब। हमारे कक्षा 6 के बच्चों में आरंभ से 9वें और अंत से 14वें क्रम पर है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, आरंभ से कितना 9वां, अंत से 14वां, यानी कि हो गया 14 9 23 -1 बराबर 22। टोटल कितना स्टूडेंट 22। उसे कक्षा 6 में पास होने वाले बच्चों में आरंभ से 5वां और अंत से 11वां क्रम मिलता है। आरंभ से 5 अंत से 11, यानी कि 11 5 16 -1 बराबर 15 को विद्यार्थी पास किया है। 22 विद्यार्थी में 15 विद्यार्थी पास किया है, तो फेल कितना किया, 22 में से 15 विद्यार्थी बाबू पास किया है, तो फेल किया है 7 को। ठीक है, जिनको भी डाउट हो अपना अपना बोल लिया कीजिए, मिटा दें। नौकरशाही के आकार को सीमित करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा नियम अपनाया है। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए आप पैसेज का। पैसेज का अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो इससे आपको जो है बहुत सारा सुविधा मिलता है। क्वेश्चन पढ़ने के समय में जब पैसेज पढ़िएगा तो ये सब बात अगर याद आएगा तो कुछ वैसा बन सकता है। कुछ विभागों में मात्राधिक कर्मचारी है, यानी कि जितना कर्मचारी होना चाहिए उससे अधिक कर्मचारी है। ठीक है, जैसे कि रेलवे में बहुत सारा टिकट काउंटर जो है लिखा रहता है यह टिकट खिड़की अभी बंद है, यानी कि कर्मचारी का कमी है। ठीक, कर्मचारी अधिक नहीं है, वहां कमी है। बात समझ में आया? और जैसे कि बात कर ले कहां का, बस स्टैंड का। ठीक है, बस डिपो का अगर बात कर ले, वहां पर जो है घूमते रहता है कर्मचारी सब। अगर आप थोड़ा सा भाव क्या दे दीजिए, आपका बैग भी लेके जा सकता है। चलिए वहां बैठा देंगे हम आपको। ठीक है, ऐसा भी होता है। और अगर ऐसा हुआ आपके साथ तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, बैग इधर उधर भी हो सकता है। ठीक है, हाँ। तो कुछ विभागों में मात्राधिक कर्मचारी हैं, कुछ विभागों को पूर्णतया बंद किया जा सकता है, यानी कि कर्मचारी है ही नहीं, काम वहां है ही नहीं, तभी ना बंद करेंगे।
अगले वर्ष हो सकता है नए अधिकारियों की कोई भर्ती ना हो। कर्मचारी यूनियन इस योजना के खिलाफ है। गोल्डन हैंडशेक योजना के परिणाम स्वरूप बहुत से कर्मचारियों की छटनी कर दी जाएगी। जो भी है थोड़ा मोड़ा जो भी समझ में आया पढ़ते हैं, देखेंगे जैसा है वैसा कार्य करेंगे। नौकरशाही का अर्थ सबसे पहले आप लोग समझते हैं या नहीं समझते हैं? नौकरशाही का अर्थ क्या होता है? दबदबा होना, उसी को कहते हैं नौकरशाही। भारत में बहुत साल पहले ही प्रजातंत्र आ चुका है। प्रजातंत्र है ना जी, लोकतंत्र है नहीं। एक बिहार में एक मुख्यमंत्री जी आए थे बहुत साल पहले, उन्होंने क्या ना ना जी बहुत पहले की बात है। अरे सब समझ जाइएगा जी, काहे आप लोग ऐसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितना भी कुर्सी है सबको हटा दो, एक ही तो कुर्सी रहेगा, वो रहेगा मेरा, मतलब मेरा नहीं उस नेता का। उसके बाद जितना भी एमएलए एमपी ये सब है जो भी, वो सब चट्टी पे बैठेगा। चट्टी का मतलब समझते हैं, नीचे में एक ही तो आदमी है जो शेर है, वही बैठेगा खाली कुर्सी पर, बाद बाकी कोई नहीं। तो वो क्या सिस्टम था उस समय में, नौकरी पेशा वाले व्यक्ति का, आईएएस सब का कोई वैल्यू नहीं था। ठीक है, कोई वैल्यू ही नहीं था। आप कुर्ता पैजामा पहन करके आराम से जाइए, आप सबसे ज्यादा वैल्यूबल व्यक्ति हैं। आईएएस को सामने में थूक दीजिए, गाली गलौज कर दीजिए, वो कुछ नहीं बोल सकता था, पावरलेस व्यक्ति था उस टाइम में वो। फिर समय परिवर्तन होता है, हुआ, उसके बाद वही जगह पर बहुत सारे कुर्सी आ गए, सबको बराबर मान सम्मान, चट्टी बोरा वाला सिस्टम खत्म। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जाने लगा कि ये तो नौकरशाही शुरू हो गया है, यानी कि थाना प्रभारी को, आईएएस को, आईपीएस को, या फिर उस प्रकार से जो भी ऑफिसर हैं उन सभी को बहुत ज्यादा पावर दे दिया, अपना औकात से ज्यादा पावर दे दिया गया है, इसीलिए नौकरशाही शुरू हो गया है, ऐसा कहा जाने लगा, चाहे जो भी था। तो नौकरशाही का मतलब ही होता है क्या चीज? व्यक्ति, ऑफिसर के पास अत्यधिक पावर हो जाना। ठीक है, यानी कि जिसको मन हो, जैसे मन हो उठा के लेके चले जाओ, दो थप्पड़ मार, ऑफिसर का राज आ जाना। नेता का राज खत्म था, ऑफिसर का राज शुरू था, सिचुएशन ये वाला। ठीक है, तो नौकरशाही के आकार को सीमित करने के लिए केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए गोल्डन हैंडशेक योजना आरंभ करने की योजना बना रही है। ठीक है, क्या चीज का योजना बना रही है? गोल्डन हैंडशेक योजना, उसको आरंभ करना है और उसके तहत वो कार्य करेगी। अब क्या है गोल्डन हैंडशेक योजना? यह योजना उस नीतिगत निर्णय के संदर्भ में बनाई जा रही है जिसके अंतर्गत अब विभिन्न विभागों की कर्मचारी क्षमता में काट छांट की जाएगी। उसके क्षमता में क्या करा जाएगा? कटौती किया जाएगा, काटा छाटा जाएगा। तो किसी भी सरकारी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो सरकारी कर्मचारी उसको छांट के हटा दी, ऐसा नहीं। आप लोग एक चीज जानते हैं, अभी बिहार सरकार में जो टीचर का जो बहाली होता है वो किस बेसिस पे होता है? वो बाबू समय है था, वो खत्म हो गया, अब एग्जाम बेसिस आ गया है। ठीक है, तो टीचर का जो बहाली का सिस्टम है, उसका सिस्टम अल्टर टाइप का हमको लगता है। अगर मान लीजिए कि आपके बाबूजी जॉब में थे, ठीक है, और वो एक समय आया वो रिटायर हो गए, उनके रिटायरमेंट के साथ ही ये पोस्ट ही खत्म हो गया। बात समझ में आ रहा है? उनके रिटायरमेंट के साथ वो पोस्ट ही खत्म है। अब इस पोजीशन पर कोई भी दूसरा टीचर नहीं आ रहे हैं। अगर आपके बाबूजी मान लीजिए फिजिक्स के टीचर हैं, फिजिक्स कोई ना कोई पढ़ाएंगे, कोई ना कोई दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन इसके इनके जगह पर नहीं पढ़ा सकते वो, क्योंकि ये पोस्ट है ही नहीं अब।
फिजिक्स का टीचर मिल रहा है, अगर इनका सैलरी 50,000 रुपया था रिटायरमेंट के समय में, तो इनके जगह पर यदि कोई दूसरा टीचर आते तो 50 तो नहीं 45 जरूर उनको मिल रहा होता, 40 जरूर मिल रहा होता। लेकिन अब जो है ये वाला पोस्ट ही खत्म, तो नया बहाली में जो टीचर आया शुरुआत हुआ यहां से या यहां से, ठीक है। सैलरी का बात करें तो बात समझ में आया। तो अब जो नौकरी में हो रहा है, बिहार सरकार के नौकरी में यही सिचुएशन आ रहा है हर विभाग में, ठीक है। नौकरी आप रिटायर हो गए, मतलब कि आपका सीट भी आप ही लेके चले गए, उस सीट पर उस पोजीशन पर दूसरा आदमी आने वाला नहीं है, ठीक है। यह योजना उस नीतिगत निर्णय के संदर्भ में बनाई जा रही जिसके अंतर्गत अब विभिन्न विभागों के कर्मचारी क्षमता में काट छांट की जाएगी। तो किसी भी सरकारी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। कुछ विभागों के समापन के फलस्वरूप जो अतिरिक्त कर्मचारी होंगे, कुछ विभाग को समाप्त कर दिया जाएगा और जो अतिरिक्त कर्मचारी होंगे उन्हें या तो तत्काल पूर्ण नियुक्ति की जाएगा, फिर से नियुक्त किया जाएगा किसी दूसरे जगह पे, या अतिरिक्त कर्मचारी प्रकोष्ठ में स्थानांतरित किया जाएगा। मतलब यह सब कर्मचारी अतिरिक्त हैं, एक्स्ट्रा हैं, उस विभाग में भेज दिया जाएगा। यानी कि जैसे कि आप लोग जानते थे पहले होता था योजना आयोग, अब बन गया नीति आयोग, विभागे खत्म हो गया। कार्य लगभग वही करता है जो योजना आयोग काम करता था, वही कार्य लगभग करता है, लेकिन कुछ थोड़ा जोड़ा जरूर, कुछ हटाया गया होगा, कुछ उसमें जोड़ा गया होगा, ठीक है। बात समझ में आया। बहुत सारे मंत्रालय का नाम भी बदल दिया गया है। तो सिचुएशन है कि अब उसका जो कर्मचारी है, अब जैसे कि क्या बोला, कुछ विभागों को समापन के फलस्वरूप नीति आयोग क्या बोलते हैं, योजना आयोग तो खत्म हो गया, योजना आयोग तो समाप्त हो गया ना। अब उसका कर्मचारी बेरोजगार नहीं है, वो कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? अतिरिक्त कर्मचारी होने उन्हें या तो तत्काल पूर्ण नियुक्त किया जाएगा, योजना आयोग के जगह नीति आयोग में नियुक्त कर दिया जाएगा, और नहीं तो जो बच जाएगा उसको क्या करेंगे, अतिरिक्त प्रकोष्ठ में स्थानांतरित कर देंगे, यानी कि उसको अलग जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी अधिक से अधिक 6 माह की अवधि के लिए अतिरिक्त कर्मचारी प्रकोष्ठ, नियमों के अनुसार 6 महीना, अधिक से अधिक कितना महीना, नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी अधिक से अधिक 6 माह की अवधि के लिए अतिरिक्त कर्मचारी प्रकोष्ठ में रखा जा सकता है। यानी कि 6 महीना से ज्यादा कोई भी उस विभाग में नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन इस बीच सरकार कई प्रोत्साहन योजनाएं आरंभ करेंगी जिसके स्वैच्छिक प्रस्थान को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा सरकार नए अधिकारियों के अधिग्रहण को भी कम करने की योजना बना रही है। हमारा गांव में बाबू एक तो है जज साहब, वो कितना बार न रिटायर कर चुके हैं। सर रिटायर तो एक ही बार होता है, नहीं जी, वो 2-3 बार रिटायर कर चुके हैं, ठीक है। जज साहब का बहुत भारी कमी है हमारे देश में। और होता क्या है उनके साथ, रिटायर हो गए अपने उम्र पर आकर के एक बार, उसके बाद फिर उनको जो है कुछ दिन के लिए 2 साल के लिए फिर बुला लिया गया, फिर 2 साल के बाद रिटायर हो गए, फिर उसके बाद क्या किया गया, अतिरिक्त प्रभार दे करके दूसरा डिपार्टमेंट में दे दिया गया, अब आप ये वाला काम कर दीजिए, थोड़ा सा 2 साल के लिए ही काम कर दीजिए। मतलब 3 बार 4 बार रिटायर अभी तक में कर चुके हैं। वो हम बाबू उतना हम जाकर उनसे हिसाब किताब नहीं लेते हैं, ठीक है। थोड़ा का ध्यान डायरेक्ट दूसरे जगह चल जाता है। कुछ विभागों में मात्राधिक कर्मचारी हैं, कुछ विभाग में मात्रा से अधिक कर्मचारी हैं। सही की गलत? सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, पूर्णतः सत्य है 1 नंबर ऑप्शन। क्या किसी को डाउट? तभी तो जब अतिरिक्त कर्मचारी प्रकोष्ठ में भेजा जा रहा है तभी तो। दूसरा क्या लिखा,
कुछ विभागों को पूर्णतया बंद किया जा सकता है, कुछ विभाग ऐसे होंगे जो पूर्णतः समापन किया जाएगा, उसमें लिखा हुआ है समापन। तो समापन मतलब खत्म ना, बंदे ना, बिल्कुल सही। अगले वर्ष हो सकता है नए अधिकारी की कोई भर्ती ना हो। देखिए सबसे पहला चीज, अग 6 महीना तक, 6 महीना तक जो अतिरिक्त प्रकोष्ठ में रहेगा, सॉरी, कोई भी अतिरिक्त प्रकोष्ठ शाखा विभाग में जो रहेगा वो 6 महीना तक ही न रहेगा। यानी कि सबसे पहला चीज मान लीजिए एक तो परिवहन मंत्रालय नया बना दिया गया, पहले तो नहीं था परिवहन मंत्रालय, पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय था, याद है कुछ कि नहीं याद है? पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय था, अब सड़क परिवहन मंत्रालय हो गया है। ठीक है, कार्य वही है। पहले रेल मंत्रालय अलग डिपार्टमेंट, मतलब ये अथी निकलता था, क्या कहते उसको, बजट, अब नहीं निकलता है, उधर से छटनी किया गया ना। अब मान लीजिए थोड़ा देर के लिए जो आम बजट के लिए जो कर्मचारी कार्य करता होगा साल भर, अब फिर रेल बजट के लिए साल भर आदमी काम करता होगा कर्मचारी अलग से, रेल बजट का कर्मचारी तो खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं उसको रिटायरमेंट दे दिया गया, वो कार्य तो कर रहा है इस विभाग में ना तो दूसरे विभाग में। अब अगर कोई दूसरा विभाग एक तो बना हो, मान लीजिए 6,000 2,000 रुपया, मतलब साल भर में 6,000 रुपया देना है, प्रधानमंत्री जी घोषणा की है ना, साल भर में 6,000 रुपया देंगे जी, 2-2 हजार करके 3 बार। उसके लिए भी विभाग बनेगा कि नहीं बनेगा, कि आएंगे मोदी जी ऐसे करके जेबी से निकाल ले जी, ऐसा तो नहीं होना है। उसके लिए भी विभाग बनेगा, जांच होगा, पड़ताल होगा, किसको देना है किसको नहीं देना, कौन देने के लायक है, कौन लेने के लायक है, कौन नहीं लेने के लायक है, वो सारा चीज ना जांच पड़ताल होता होगा। तो उसमें कर्मचारी लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ जी रेलवे वाला तुम लोग बैठा हुआ, चलो इधर घुस जाओ, कि तुरंत नया बहाली निकाल दिया जाएगा। जो कर्मचारी बैठा हुआ पहले उसको लगाया जाएगा, कि जो कर्मचारी अभी है ही नहीं, पढ़िए रहा, उस सबको लगा दिया जाएगा। बात समझ में आया? तो जो बैठा हुआ उसी को ना 6 महीना तक ना बैठा के रख सकते हैं हम उसको। अगले वर्ष हो सकता है नए अधिकारी की भर्ती ना हो, इसके बारे में हम ना तो कन्फर्म सही कह सकते हैं ना ही कन्फर्म गलत कह सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा संभावित सही है। क्योंकि जो हमारे कर्मचारी 6 महीना के अंतर्गत के लिए बैठे हुए हैं उनको पहले पोस्टिंग देंगे, उसके बाद ही दूसरे को देंगे। ठीक है, कर्मचारी यूनियन इस योजना के खिलाफ है। कर्मचारी यूनियन कहीं पर हमारे लिए शब्द भी था क्या? चर्चा का विषय भी नहीं है कर्मचारी यूनियन कहीं भी, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर। यानी कि कथन निर्धारण नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई कथन हमारे सेंटेंस पैसेज में है ही नहीं, ऐसा कोई चीज हमारे पैसेज में है ही नहीं। गोल्डन हैंडशेक योजना के परिणाम स्वरूप बहुत से कर्मचारियों की छटनी कर दी जाएगी। बोला गया कि गोल्डन हैंडशेक योजना लाएंगे लेकिन किसी का छटनी नहीं किया जाएगा, किसी को जबरदस्ती रिटायरमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए यह बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है। आंसर होगा इसका क्या चीज? तो डी। अब आप लोगों से पूछ रहे हैं, यदि किसी को भी इस 5 क्वेश्चन को समझने में बाबू दिक्कत हुआ हो, आपको लग रहा है कि नहीं हमारा परेशानी चल रहा है, वह बोल सकते हैं। बगल वाला नहीं पूछ रहा इसीलिए हम भी नहीं पूछेंगे। ऐसे सोच वाले व्यक्ति अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, धिपल का कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, एकदम होना चाहिए। आपका शादी हो गया है? नहीं हुआ? क्या लग रहा है 2022 में आपका शादी होगा? पता नहीं। क्यों, आप डायरेक्ट कह सकते सर नहीं होगा। पता नहीं क्यों बोले? चुप रहो। कब क्या हो जाएगा इसका कुछ पता नहीं है। तब बाबू जिस बात का चर्चे नहीं है, तुम्हारे घर में तुम्हारा शादी का चर्चे अभी तक नहीं उठा है, आ? तो और कुछ सुनना है? समझ में आया?
इसका चर्चो है कहीं पर, और जिस चीज का चर्चा ही नहीं है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, जब चर्चा होता तब हम लोग कुछ पॉजिटिव निगेटिव जवाब देते। जैसे कि इसमें देखिए डायरेक्ट डी लिखे हैं ना, ये क्या बोल रहा है? कर्मचारी का छटनी कर देंगे, डायरेक्ट बोला हटा देंगे, छटनी कर देंगे। ये तो गलत बात ना है। ठीक है, मिटा दें। लेकिन शादी वाला बात इसके साथ जब भी करते समझ ही तुरंत जाता है। इससे पहले भी एक आध बार हो चुका है इसके साथ ऐसा। क्या है, माहौल बन रहा है? चलिए ठीक है, माहौल बन रहा है तो बढ़िया बात है। क्या लिखा है देखिए, अधिशासी निर्देशक ने, देखिए एक तो बात हम पहले भी बोले थे, एक बार फिर से हम बोल रहे हैं। इस सीबीटी 2 में, लेवल 6 में, लेवल 4 में सीटिंग अरेंजमेंट बहुत पूछा है। आप लोग नॉर्मल आराम से क्वेश्चन बनाइए। सिलेबस किसी को समझ में नहीं आ रहा है, चाहे जिसको आ रहा हो, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जा करके भर भर दिन सीटिंग अरेंजमेंट बनाने बैठ जाते हैं जो विद्यार्थी, वो लोग बचिए। इसीलिए आप लोग देख रहे हैं हम वेन डायग्राम फिर से शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अभी लगातार आप लोगों को वेन डायग्राम आ रहा होगा, नहीं तो अभी आएगा, इस सप्ताह में बहुत सारा वेन डायग्राम आएगा। हम फिर से वो सारा चीज रिसाइकल कर रहे हैं, फिर से ला रहे हैं, घुमा रहे हैं उसको, ताकि पैसेज अगर पूछ दे आपको तो पैसेज भी आप बना लीजिए, अरेंजमेंट अगर पूछ दे तो अरेंजमेंट भी बना लीजिए, पजल अगर पूछ दे पजल भी बना लीजिए, वेन डायग्राम पूछ दे वेन डायग्राम भी बना लीजिए। बाकी अलग बलड कोडिंग डिकोडिंग इधर उधर ये सब तो आप लोग नॉर्मल तो डेली तो बनाते ही बनाते हैं। ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट, किसी एक चैप्टर के पीछे पर मत जाइए। लेवल 4 और 6 में यही पूछा, इसलिए इसमें भी यही पूछेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्या हुआ? सब कुछ पढ़िए, आप नॉर्मल तरीके से पढ़िए। अधिशासी निदेशक ने अधिक स्वनिर्णय और प्रचलनात्मक स्वतंत्र संहिता व्यावसायिक रूप से बैंकों को कार्य करने की अनुमति की आवश्यकता पर बल दिया है। ठीक है, उनकी आवश्यकता पर बल दिया। क्या चीज के आवश्यकता पर? स्वतंत्रता पर। व्यावसायिक रूप से बैंकों का स्वतंत्रता मिलना चाहिए, उसके अनुमति पर बल दिया गया है। तो कार्यवाही नंबर 1, इस प्रकार के सुझाव को यथावत स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। भाई किस बात से? आप कोई कारण बताइएगा तब तो। इस कारण से स्वीकार नहीं, ये मान्य नहीं होगा। सर मान्य नहीं होगा, आपका बात से हम सहमत हैं। क्यों मान्य नहीं होगा वो भी थोड़ा लिख दीजिए। अगर बैंक स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाह रहा है, आप उसको रोक रहे हैं, तो क्यों रोक रहे हैं? उसके पीछे हमारी मांगे पूरी करो। क्या है हमारी मांगे? हमारी मांगे पूरी करो। अरे मांग क्या है? हमारी मांगे पूरी। मांग कुछ है ही नहीं, ये तो ऐसे ही रोड जाम कर रहे थे, मन लग रहा था इसीलिए। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए नहीं। अपने इस रिमार्क हेतु अधिशासी निदेशक से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। किस चीज के रिमार्क हेतु? सबसे पहला सिचुएशन यहां पर ये आता है। तो अधिशासी निदेशक ने अधिक स्वनिर्णय और प्रचलनात्मक स्वतंत्रता सहित व्यावसायिक रूप से बैंकों को कार्य करने की अनुमति की आवश्यकता पर बल दिया है। यानी कि आप स्वतंत्र रूप से कार्य करिए, इस पर बल दिया गया है। तो अपने इस रिमार्क हेतु अधिशासी निदेशक से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। आखिर में बैंक कर्मचारी अपने ऊपर के अधिकारी से क्या स्पष्टीकरण मांगेगा? आप स्वतंत्र रूप से एकदम खुल करके कार्य कीजिए, आप किसी दबाव में कार्य नहीं करिए, आराम से नॉर्मल तरीका, हम कह रहे थे आप लोगों को नॉर्मल तरीके से पढ़िए। तो इसका क्या अर्थ है? सर क्यों पढ़े नॉर्मल तरीके से? क्योंकि आपको एग्जाम देना है, इसीलिए नॉर्मल तरीके से पढ़िए। तो यहां जो लिखा है, अपने रिमार्क हेतु अधिशासी निदेशक से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। आखिर में अगर कोई निदेशक आपको यह कह रहा है कि अधिशासी निदेशक आपको यह कह रहा है कि आप खुल के काम करिए, स्वतंत्रता पूर्वक काम करिए,
आप किसी बंदिश में नहीं हैं तब काम कीजिए, तो ये तो कर्मचारी के लिए अच्छा बात है ना। तो उससे अब आप स्पष्टीकरण इस पर क्या मांगिएगा, ये तो कर्मचारी के लिए पॉजिटिव बात हुआ। अब पॉजिटिव बात के लिए भी आप जा रहे हैं, उस पर भी ऑब्लिगेशन निकाल रहे हैं आप। मतलब अच्छा चीज में भी और बुरा चीज में, दोनों में पैर हम फंसाएंगे ही, तो वही बात ना हो गया। इसीलिए बाबू यह बात भी क्या है, गलत। ठीक है, किसी को डाउट है तो बोल लीजिए अभी। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के लिए बोल रहा, तो उसमें भी दिक्कतें चल रहा है उसको। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। केंद्र सरकार ने यह निश्चय किया है कि अब से वह दिल्ली परिवहन निगम में धनराशि नहीं प्रदान करेगी। ऐसे केजरीवाल से खटपट रहता है। ठीक है, दिल्ली परिवहन निगम को धनराशि नहीं प्रदान करेगी, और उसने प्रबंधकों से कहा है कि प्रचालन लागत पूरी करने के लिए वे स्वयं का स्रोत उत्पन्न करें। अगर आपको बस का पास फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, अरे फ्री करिए ना, हम कहां करें, आप फ्री मत करिए। कोयला के तो पैसा दीजिएगा ना आप हमको, गैस का पैसा तो दीजिएगा ना आप हमको, पानी के तो पैसा दीजिएगा ना आप हमको। आप फ्री करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमसे जो ले रहे हैं तो हमको पैसा दीजिए, हमको पैसा चाहिए। आप फ्री करिए, हमको कोई परेशानी नहीं है, हमको पैसा चाहिए लेकिन। ठीक है, बात समझ में आया। अब जैसे मान लीजिए उसी का शादी होगा, आप ही का बोल रहे हैं, तो अब जैसे कि जो बाराती जिसको जिसको ले जाएगा, तो उसको क्या कहेगा, हम बस से बाराती ले जा रहे थे, तू लोग किराया दो बस का, नहीं ना कहिएगा। लेकिन बस वाले को जिससे ये बस किराया पर लेगा, उसको किराया मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना। बाराती तो फ्री में जाएगा, कि बाराती बोला ना ना 50-50 रुपया लाओ पहले, अभी इतना दूर का किराया 50 रुपया होता है। बात समझ में आ रहा है मेरा। वही बात है ना यहाँ पर, कि केंद्र सरकार ने यह निश्चय किया कि अब से वह दिल्ली परिवहन निगम को धनराशि प्रदान नहीं प्रदान करेगी, और उससे प्रबंधकों से कहा कि प्रचालन लागत पूरी करने के लिए वे स्वयं का स्रोत उत्पन्न करें। यानी कि हम आपको बस का किराया जो आप दे रहे, जो फ्री किए हुए हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको टैक्स इतना बनता, टैक्स आप हमको जमा करिए, बात खत्म। ठीक है, दिल्ली परिवहन निगम को उन क्षेत्रों की तलाश करनी चाहिए जहां से वे धनराशि उत्पन्न की जा सके। सही बोला कि गलत। फ्री में चलाना है तो फिर उसको सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा ना। अब पंजाब के होम मिनिस्टर चल गया जेल, बताइए। परिचालन व्यय को कम करने हेतु कुछ प्रयत्न किए जाने चाहिए। परिचालन व्यय यानी कि परिचालन में जो खर्च हो रहा है उसको यदि आप कुछ कम करिएगा, कुछ कम करने का कोशिश कीजिएगा, मतलब है कि पास है फ्री, जहां 200 रुपया का पास बनता था ना, वहां 20 रुपया में बनेगा, तो वो मतलब कह रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो उधर से भी इनकम आएगा ना, और कुछ कुछ दूसरे तरफ से इनकम लगा करके बस को पास फ्री कर दे। 180 रुपया फिर भी फ्री हुआ तो बहुत हुआ ना, बात समझ में आ रहा है। तो ये बात भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दिक्कत है तो बोल सकते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल। समिति की रिपोर्ट ने यह इंगित किया कि समाज सेवा क्षेत्र बुरी हालत में है। समाज सेवा का जो क्षेत्र है वो किस हालत में है, बुरी हालत में है। इस सेवा हेतु दिए जाने वाले अनुदान का दुरुपयोग किया जा रहा है। समाज सेवा के नाम पर एनजीओ पैसा उठाता है और वह पैसा कहां चला जाता है किसी को पता नहीं चल पाता है, उसका दुरुपयोग हो जाता है उस पैसा का। ठीक है, जैसे कि मनरेगा योजना, मोटा मोटी सबको पता होगा, उसका पैसा कहां जाता है, कैसे जाता है, हमरे गांव में आजकल शुरू हुआ था। सभी समाज सेवाएं बंद कर देनी चाहिए, ये बात बाबू बिल्कुल ही गलत है। इस समाज सेवा ही बंद कर दीजिए, दुरुपयोग न बंद करिए, उस पर न लगाम कसिएगा।
सेवे बंद कर दीजिएगा। समाज सेवा हेतु अनुदान की मात्रा कम कर देनी चाहिए। देखिए, बीमारी जहां है वहां नहीं खोजा जा रहा है कि मक्खी क्यों उड़ रहा है, उसको देखा जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? अरे मान लीजिए किसी के शरीर में घाव है, तो घाव पर दवाई लगाइए, डॉक्टर को दिखाइए, क्या होगा नहीं होगा, वो चीज ना। हाँ, अल्फास में तो मरबे नहीं करेगा जी। और तब बताओ, बात समझ में आ रहा है? तो बीमारी का नहीं इलाज करिएगा, तो ऊपरी ऊपरी खाली पंखा डोलाइएगा घाव पर कि मक्खी ना लगे, उससे क्या वो इलाज हो रहा है? बात समझ में आया? तो इसको कहते हैं मक्खी उड़ाने के लिए पंखा डोलाना। समाज सेवा हेतु तो अनुदान की मात्रा कम कर देनी चाहिए, ये बात बिल्कुल ही गलत है। सोलह नंबर से 20 नंबर, एक महाविद्यालय में ABCDEFGHG 7 अध्यापक हैं। ABCDEFG प्रत्येक अध्यापक भिन्न भिन्न विषय पढ़ाते हैं। इनमें 3 महिला और 4 पुरुष अध्यापक है तथा उनमें से 2 विवाहित युगलों के जोड़े हैं। सी जो कि सामाजिक विज्ञान का अध्यापक है, विज्ञान के अध्यापक हैं, उस अध्यापक से विवाहित है जो रसायन शास्त्र का अध्यापक है। हम यहां बाबू प्लस कर देते हैं रसायन, ठीक है, प्लस मतलब शादी हो गया दोनों का, ठीक है। सी जो कि हाँ हो गया ये। ई और जी महिला अध्यापक है, ई और जी महिला अध्यापक है जो कि क्रमशः जंतु शास्त्र और भौतिक शास्त्र पढ़ाती है। ई पढ़ाती है जंतु शास्त्र और जी पढ़ाती है भौतिक शास्त्र। और ये दोनों कौन है? महिला है, यानी कि महिला के लिए माइनस का साइन हम दे रहे हैं, ठीक है। ये गणित पढ़ाता है और उसकी पत्नी भौतिक शास्त्र नहीं पढ़ाती है, तो कुछ और पढ़ाएगी, आगे बढ़ी, यानी कि इसकी पत्नी, यानी कि ये पति हो गया, प्लस का साइन पति के लिए। बी का अध्ययन विषय ना तो रसायन शास्त्र है ना ही वाणिज्य है। बी को ना तो रसायन शास्त्र पढ़ाना है ना ही वाणिज्य पढ़ाना, मतलब रसायन शास्त्र वाणिज्य, रसायन शास्त्र वाणिज्य ऐसे ही दोनों कर लेगा। तो बचा कौन विषय जी? विषय का नाम नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। एफ और डी पुरुष अध्यापक हैं, एफ पुरुष अध्यापक और डी भी बाबू पुरुष अध्यापक। एफ अविवाहित है, बहुत बढ़िया, अविवाहित रही, कौन मना कर ले। इसमें लिखा है कि बी का अध्ययन विषय ना तो रसायन शास्त्र है ना वाणिज्य है, इसको छोड़ दीजिए, ये जो भी रहे अपना समझे। अब बात हो जाता है कि एफ और डी पुरुष अध्यापक हैं, तो जब ये दोनों पुरुष है तो रसायन शास्त्र दोनों में से कोई ना कोई पढ़ाएगा, जो भी पढ़ाए, इसका मतलब ये स्त्री हो जाएगी, क्योंकि तभी ना रसायन शास्त्र वाले का सामाजिक विज्ञान वाले का शादी होगा, ठीक है। और एफ क्या है? अविवाहित है, इसका मतलब डी कौन है? रसायन शास्त्र पढ़ाने वाला। और डी जब रसायन शास्त्र पढ़ाएगा तो एफ क्या पढ़ाएगा? वाणिज्य पढ़ाएगा, यही एगो बचा हुआ है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका क्या है? 3 महिला और 4 पुरुष, 1 महिला 2 महिला 3 महिला थी बाबू पुरुष। इसका कौन विषय पढ़ाते हो पता नहीं है। साथ ही साथ ये दोनों हो गया पति पत्नी, ऐसे लगा दे रहे हम, ठीक है। हाँ, ए के साथ भी है, एगो कंडीशन है ए के साथ में, ये भी विवाहित है ना। ए गणित पढ़ाता, उसकी पत्नी भौतिक नहीं पढ़ाती है, तो पत्नी भौतिक नहीं पढ़ाती है, तब पत्नी जंतु शास्त्र पढ़ा लेगी, और क्या। ये दोनों का शादी करवा दीजिए आप। अब पति पत्नी को ना माइनस प्लस से पता चल जाएगा, प्लस यानी कि पुरुष है, इस माइनस स्त्री। जल्दी से इसको पहले लिख लीजिए आप लोग।
हो गया। चलिए अब क्या है देखिए, एफ कौन से विषय का अध्यापक है? वाणिज्य का। ऑप्शन बाबू 4 नंबर। निम्नलिखित में से बी का अध्यापन विषय कौन सा है? निश्चित नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन 4 नंबर। निम्नलिखित में कौन से दो युगलों के जोड़े हैं? डीसी और एई, 1 नंबर ऑप्शन। एक ही पत्नी का विषय कौन, एक ही पत्नी कौन सा विषय पढ़ाती है? कौन पढ़ाती है एक ही पत्नी? गणित, सॉरी एक ही पत्नी ना, जंतु शास्त्र, ऑप्शन 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से दो युगलों में से पुरुष है? ए और डी, ए डी पुरुष, ऑप्शन 3 नंबर। हो गया, लिख लिए, मिटा दें। हो गया, खत्म। चलिए आगे बढ़िए। पेडल साइकिलें द्रुत चलने में हल्की, आकर्षक, विश्वसनीय, उत्तम शिल्प एवं उद्धतन शौचालन एक विज्ञापन। मतलब वो अपना साइकिल के गुण का बखान कर दिया है, हमारा साइकिल में ये गुण है। आप लोग बचपन में टीवी देखते होंगे, साइकिल का प्रचार आता था टीवी पर। आजकल देखिए मोटरसाइकिल का प्रचार आता है टीवी पर, साइकिल का प्रचार नहीं आता है। साइकिल का प्रचार आता है, देखे हैं प्रचार? रुकिए 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 रुकिए, हमारा मतलब वो नहीं कहने का था, हमारा मतलब अभी और भी कहने का है। आप उस पर देखते होंगे मोटरसाइकिल का प्रचार, और सबसे पहला बात वो माइलेज का करता है, हाँ कि ना? ठीक है, आपने कभी ऑडी कार का प्रचार टीवी पर देखा है? ऑडी का नहीं देखे हैं, हम भी नहीं देखे हैं। उसके बाद ये रोल्स रॉयस का नहीं, क्या? अच्छा रेंज रोवर होता है, देखे रेंज रोवर कार का नहीं देखे। उस सब का प्रचार टीवी पर नहीं देता है, जानते हैं काहे? नहीं 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 नहीं, सही वाला बात नहीं है। उसको पता है कि जो आदमी ये वाला गाड़ी खरीदेगा उसको टीवी देखने का फुर्सत नहीं है, वो गलत जगह पे प्रचार करना नहीं चाहता है। टीवी का प्रचार कौन देगा? सीडी डॉन डिलक्स वाला, हीरो होंडा वाला, अपाचे तक वाला टीवी देखता है, बुलेटो वाला टीवी देखता है, हायाबुसा वाला टीवी नहीं देखता है। इसीलिए हायाबुसा का प्रचार टीवी पर होबे नहीं करता है। क्या? टाइम नहीं है उतना टाइम। मॉरिशस नहीं जाएगा घूमने के लिए, टीवी देखेगा बैठ के इंटरटेनमेंट के लिए। अब हमारे एगो राजनेता हैं लंदन में घूम रहे हैं, अब उनको टीवी देखने का फुर्सत है कि लंदन घूमने का? वही बात तो वही है, इंटरटेनमेंट वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। ठीक है, कोई लंदन घूम के इंटरटेनमेंट करते हैं और कोई जो है टीवी देख के इंटरटेनमेंट करते हैं। कोई सिनेमा हॉल जाते हैं, कोई पार्क जाते हैं, कोई गंगा किनारे में रोते रहते हैं, वो भी इंटरटेनमेंट है। ठीक है, तो ये जो बाबू विज्ञापन है, ये जो विज्ञापन है, विज्ञापन सबसे पहला देना कहां है ये मायने रखता है। आप प्रगति पथ में आइए, फिल्म वाला पोस्टर चिपका के चल जाइए, कोई फायदा नहीं, जाएंगे देखने के लिए। इसीलिए देखिए लगा रहता कॉमर्शियल मैथ, रीजनिंग टारगेट बैच, इधरो टारगेट बैच, क्यों रहता है? विज्ञापन कहां देना है, किस चीज का देना है। तो लिखा है कि दूसरी ऐसी कोई साइकिल नहीं है जिसमें इनमें से कोई भी विशेषता हो। तो यह बात बाबू बिल्कुल ही क्या है? गलत है। दूसरी साइकिलें भी है। लोग लागत की चिंता नहीं करते, लोग लागत की चिंता करते हैं।
इसलिए यह बात भी क्या है, गलत। आगे बढ़े। अगला सवाल, रेलवे ने विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त 310 लाख डॉलरों का वह ऋण अस्वीकार कर दिया। यानी कि रेलवे को विश्व बैंक जो है 310 लाख का 310 लाख, एक गो 10 लाख, दो गो 10 लाख, तीन गो 10 लाख, 310 लाख का डॉलर का ऋण दे रहा था और रेलवे ने अस्वीकार कर दिया, जो कि घटकों और अन्य उपस्करों को आयात करने हेतु था। यानी कि उपस्कर यहां से भेजना था। ठीक है, बैंक ने यह ऋण कठोर शर्तों पर प्रस्तावित किया था, एक समाचार, और बैंक ने वह ऋण बहुत ही कठोरता के साथ, मतलब बहुत ही कंडीशन लगाते हुए तब दिया था। अभी आपको क्या लगता है, यूक्रेन को बहुत सारे देश मदद कर रहे हैं फ्रांस से, रूस से लड़ने के लिए। हमको तो लगता है ऐसे रूस उसको बर्बाद कर चुका है। इतना दिन से युद्ध चल रहा है, वो भी अथी में, शहरों में, युद्ध क्षेत्र में तो नहीं ना चल रहा है। अब पब्लिक के बीच युद्ध चल रहा है, ऐसे ही बर्बाद हो चुका वो देश। दूसरा, वो जो अलग अलग देश जो उसको बंदूक, तलवार, ये वो जो दे रहा, वो फ्री में दे रहा क्या? हाँ, सिग्नेचर करते चलिए, हम देते जा रहे हैं। अब तोरा क्या लगता है रूस जो है वो छोड़ देगा क्या? वो तो हमको लगता है अब कह देगा तू अब रहा ही नहीं, अब तो हमरे में शामिल हो जाओ। अब चुकाएगा कैसे अब वो कर्जा, वो बताइए। कहां से लड़ पाएगा? ताकत रहेगा तब ना। इतना कर्ज में ऑलरेडी डूब चुका है। दूसरा देश तो जैसे अफगानिस्तान, वही ना बात, वही ना हो रहा है। ऐसे यूक्रेन देश हमको लगता है नक्शा से खत्म होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब वो रूस बन जाएगा। और सोचिए अगर वहां का आम पब्लिक कर्ज चुकाएगा कहां से? सरकार चुकाता है कर्ज, आम पब्लिक चुकाता है कर्ज? आम पब्लिक ना चुकाता, कहां से चुका पाएगा? जमीन बेचेगा, देश बेच लेगा। सिचुएशन है। रूस चुकाएगा, कब्जा करने वाला कर्जा चुकाता है। तो और बात है, रेलवे ने यहां जो कठोर शर्त दिया गया है, रेलवे ने वह शर्त क्यों नहीं माना? हो सकता है ऐसा शर्त उसमें दिया हुआ हो कि रेलवे एकदम असहाय हो गया, ना बाबू हमारा जैसन स्थिति खराब है, नहीं बदतर है, हम बदतर रह लेंगे, तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, क्या कि तुम्हारा बात मानने पर श्रीलंका वाला हालत हो जाएगा। ठीक है, रेलवे को असल में ऋण की आवश्यकता नहीं है, ये बात बाबू गलत है, आवश्यकता तो है। रेलवे की घटकों के आयात हेतु ऋण की आवश्यकता है, ये बात सही है। ठीक है, तो इसीलिए बाबू पहला वाला गलत, दूसरा वाला क्या सही। आगे बढ़े। केंद्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय ने सभी उत्पादकों के लिए लाइसेंस प्रणाली के बजाय सरलीकृत पंजीकरण करने की सुगम परिवर्तन की कार्यवाही आरंभ कर दी है। यानी कि सुगम मतलब कि एकदम बहुत ही सरल तरीका अपना लिया। एक समाचार में यह बात कहा गया है। ठीक है, तो नंबर 1 है उत्पादकों द्वारा सरलीकृत प्रणाली का स्वागत किया जाएगा। सही कि गलत? सही है, कोई डाउट इसमें? केंद्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय ने लाइसेंस प्रणाली का पुनरीक्षण किया है। लाइसेंस प्रणाली का पुनरीक्षण किया है, ये बात तो देखना ना पड़ेगा जी। हाँ जी किया है। लाइसेंस प्रणाली के बजाय सरलीकृत पंजीकरण करने की सुगम परिवर्तन की कार्रवाई का आरंभ कर दी। हाँ बिल्कुल सही है, पुनरीक्षण किया मतलब उसको डेवलप किया, उसको क्या बोले हम। अब व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में पहले जितना फीचर्स बहुत ही कम फीचर्स था, अभी बहुत ज्यादा फीचर्स है, दिन ब दिन उसको अपडेट किया जा रहा है। तो वैसे ही लाइसेंस प्रणाली जो है वो टफ प्रणाली था, उसको अपडेट करके और ज्यादा उसको सरल बना दिया गया। तो ये बात भी दोनों क्या है सही है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे वर्षा के मौसम में नलों से आने वाले पानी न पिएं। उबला हुआ पानी स्वच्छ कक्ष के
निकट पात्रों में रखा हुआ है, एक कार्यालय में एक सूचना, और जो है कार्यालय में यह सूचना दे दिया गया कि भैया आप लोग जो है पानी नल से नहीं पिएंगे, हम जो है पानी उबाल करके एक तो बढ़िया से बर्तन में है वहां पर रख दिए, एक तो रूम बना दिए वहां रख दिए हैं, जिनको भी प्यास लगे वहीं जाकर के पानी पी लीजिएगा, नल का टोटी का पानी नहीं पीना है। वर्षा के मौसम में बिना उबला हुआ पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सही की गलत? सही। अन्य कार्यालय को भी यह सुविधा प्रदान की जाती है। अन्य कार्यालय को क्या होता है नहीं होता हमको नहीं पता है, इसीलिए पहला सही दूसरा गलत। कुछ टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर हैं, टी से टाइपिस्ट, एस से स्टेनोग्राफर। कुछ स्टेनोग्राफर लड़के हैं, कुछ स्टेनोग्राफर एल से लड़के हैं। तो सभी लड़के स्टेनोग्राफर हैं क्या? गलत। सभी लड़के टाइपिस्ट हैं क्या? गलत। कुछ टाइपिस्ट लड़के हैं क्या? गलत। कोई टाइपिस्ट लड़का नहीं है, कोई टाइपिस्ट लड़का नहीं है, सही। पहला बात। दूसरी बात, कुछ टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर है, कुछ स्टेनोग्राफर लड़के हैं। सभी लड़के स्टेनोग्राफर हैं, गलत। सभी लड़के टाइपिस्ट हैं, ये बात भी गलत। कुछ टाइपिस्ट लड़के हैं, ये बात क्या? सही। कोई टाइपिस्ट लड़का नहीं, ये बात क्या? गलत। यानी कि 3 नंबर और 4 नंबर मिल करके क्या बना देगा? आइदर का सिचुएशन। ठीक है, आगे बढ़े। कुछ साबुन साफ है, सभी साफ गीले। कुछ साफ साबुन, कुछ साफ साबुन है, सही की गलत? कोई साफ साबुन नहीं, कोई जो साफ है वो बाबू साबुन नहीं है, सही की गलत? कुछ गीले साबुन है, कुछ गीला साबुन है, सही की गलत? सभी गीले साबुन है। ठीक है, पहला और तीसरा सही, दूसरा और चौथा गलत। कुछ थैले जेब हैं, कोई जेब थैली नहीं। अरे रुका ना, हल्ला काहे कर रहा है? ये थैला थैली अलग अलग है, थैला थैली अलग अलग लिखा हुआ है। कोई जेब थैली नहीं है, कोई भी जेब जो वो बाबू थैली नहीं है। थैला अलग है, थैली अलग है। ठीक है, देखो थैला थैली लिखा हुआ ना अलग। कोई थैला थैली नहीं है, कोई थैला थैली नहीं है, तब बाबू गलत, क्योंकि जेब न थैला नहीं है, जेब न थैली नहीं है। इधर से तो थैला हो ही सकता है यहां पर। कुछ थैले थैलियां नहीं है। हाँ, कुछ थैला जो है वो बाबू थैली नहीं है, और ये बात क्या है? सही है, ये वाला कभी भी नहीं हो सकता। कुछ जेब थैले हैं, कुछ जेब जो हैं वो बाबू थैले हैं, बिल्कुल सही है। कोई जेब थैला नहीं है, कोई जेब थैला नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा क्या है? सही है, मिटा दें। 75 व्यक्तियों के समूह में 12 विद्यार्थी को केवल बंद गोभी, 12 को केवल बंद गोभी, बंद गोभी कितना को? 12 को, केवल 12 को, 12 को केवल बंद गोभी, 15 विद्यार्थी को केवल फूल गोभी, 21 विद्यार्थी को केवल गाजर, 12 विद्यार्थी को गाजर और बंद गोभी दोनों। गाजर और बंद गोभी दोनों कितना को जी? 12 विद्यार्थी को गाजर बंद गोभी, 12 विद्यार्थी को गाजर और बंद गोभी दोनों। 13 विद्यार्थी को केवल शिमला मिर्च, 2 विद्यार्थी को शिमला मिर्च तथा फूल गोभी दोनों। अच्छा, 15 विद्यार्थी को केवल फूल गोभी, फूल गोभी कितना को? 15 को, 15 विद्यार्थी को केवल फूल गोभी।
21 विद्यार्थी को केवल गाजर, 21 विद्यार्थी को केवल गाजर, यही ना जी। 12 विद्यार्थी को केवल बंद गोभी, 15 विद्यार्थी को केवल फूल गोभी, 21 विद्यार्थी को केवल गाजर, 12 विद्यार्थी को गाजर और बंद गोभी दोनों, 13 विद्यार्थी को केवल शिमला और 2 विद्यार्थी को शिमला और फूल गोभी दोनों, या शिमला यहां पर 2 विद्यार्थी, यहां पर बाबू 13 विद्यार्थी। ठीक है, हो गया, यही एडजस्टमेंट हमारा। जोड़ लीजिए कितना हुआ जी, 12 12 24 15 15 30, 30 और 24 हो गया 54, 1 55 20 75, खत्म है, जितना था उतना मिल चुका है। क्या लिख रहा है ध्यान से अब यहां पर देखिए, कितने विद्यार्थी केवल कोई एक सब्जी पसंद करते हैं? 12 21 33 और 33 और 28 कितना 61, तो 61 विद्यार्थी को केवल एक सब्जी पसंद है। क्लियर? अगला सवाल, बंद गोभी पसंद न करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? बंद गोभी पसंद नहीं करने वाला विद्यार्थी का पहले विद्यार्थी है कितना? 75 का 30 और इधर कितना 20, 50 एक 51, 75 का 8% बराबर 51, यही होगा जी। 51% ना निकल जाएगा तब तो 75 का 51% ना निकल जाएगा जी, इतना तो हमरो आता है। क्या नहीं हुआ? क्या हुआ जी, गड़बड़ा गया क्या जी? बंद गोभी पसंद ना करने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत क्या है? अच्छा 51 गुना 100 बटा 75 करेंगे, नहीं बराबर 68। अब ठीक है, चलिए अगला, गड़बड़ा गया था नहीं जी। गाजर पसंद करने वाले, गाजर पसंद करने वाले और फूलगोभी पसंद करने वाले विद्यार्थी का अंतर है। गाजर पसंद करने वाले कितने? तो 33, 21 और 12 को जोड़िए तब 33, और क्या बोला? और फूलगोभी पसंद करने वाले का अंतर, फूलगोभी कितना 17, हो गया कितना 16, ऑप्शन बाबू 3 नंबर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।